अच्छा डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको एक दफ़ा फिर वेलकम करता हूँ। आज हम वीक 4 की रिवीजन करेंगे। चूँकि हम पढ़ चुके हैं तो इसलिए मैं रिवीजन करा रहा हूँ। ये बुक में चैप्टर नंबर 5 है जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है और मैंने जो आपको रिकमेंड कर चुका हूँ। इसमें हमने डिस्कस किया था इंडेक्स क्या होता है और हम इसको क्यों यूज़ करते हैं। इंडेक्स के बारे में मैंने आपको बताया था कि दुनिया में 3 किस्म के इंडेक्स कैलकुलेशंस होते हैं। वो 3 किस्म की कैलकुलेशन भी हम क्लास में कर चुके हैं, तो हम इसको आज रिवाइज करते हैं। अच्छा, जब आप टाइटल देखते हो तो यहाँ पे लिखा हुआ है सिक्योरिटी मार्केट इंडिकेटर सीरीज़ या सिक्योरिटी मार्केट इंडेक्सेस या इंडेक्स, या इसकी जगह इंडाइसिस का वर्ड भी यूज़ होता है, तो ये मीनिंग सब एक जैसे रखते हैं। यूजेस ऑफ सिक्योरिटी मार्केट इंडेक्सेस, इंडेक्स को एज अ बेंचमार्क यूज़ किया जाता है टू एवेल्युएट द परफॉर्मेंस ऑफ प्रोफेशनल मनी मैनेजर्स। ये चूँकि मैं आपको क्लास में भी बता चुका था कि इंडेक्स है क्या चीज़। पहले इंडेक्स एंटायर मार्केट की परफॉर्मेंस को बताता है। इंडेक्स का मतलब ये नहीं है कि फ़लाँ कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है या फ़लाँ कंपनी बुरा परफॉर्म कर रही है। इंडेक्स एंटायर मार्केट का एवरेज परफॉर्मेंस बताता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं सपोज़ बात कर लूँ, पाकिस्तान में हम इंडेक्स बनाते हैं जिसमें हम 100 कंपनीज़ को सेलेक्ट करते हैं। अब अगर इन 100 कंपनीज़ में से कुछ कंपनी की प्राइसेस ऊपर जाती हैं, कुछ कंपनी की नीचे जाती हैं, तो इनका एवरेज जब हम लेंगे अप एंड डाउन प्राइसेस का, तो इनका एवरेज आपको इंडेक्स में रिफ्लेक्ट होकर बताता है। अगर ऑन एवरेज कंपनियों की प्राइसेस बढ़ रही है तो इंडेक्स में भी इंक्रीज़ आपको नज़र आएगा। अगर ऑन एवरेज कंपनी की प्राइसेस डिक्रीज़ हो रही है तो इंडेक्स में भी आपको डिक्रीज़ नज़र आएगा। इसी तरह अगर हम सपोज़ कर लें कि अगर किसी दिन किसी कंपनी में कोई ट्रेडिंग नहीं होता, शेयर प्राइसेस में चेंज नहीं आता, तो आप देखेंगे कि इंडेक्स में भी चेंज नहीं आएगा। सो इंडेक्स, अगेन मैं रिपीट कर लूँ, ये एक इंडिविजुअल कंपनी का नहीं बल्कि एंटायर मार्केट के परफॉर्मेंस बताता है। इसीलिए इंडेक्स के यूजेस में से ये भी आता है कि इंडेक्स हमें ओवरऑल मार्केट का बिहेवियर बताता है। तो सबसे पहले नज़रें किसी भी इन्वेस्टर्स की इंडेक्स पे पड़ती है। अगर इंडेक्स ऊपर जा रहा है तो इसका मतलब है कि शायद कंपनी की प्राइसेस ऊपर जा रही हैं। अब किस कंपनी की प्राइसेस ऊपर जा रही है, नो दिस इज़ अ सेकंड क्वेश्चन, फिर इसको हमने दोबारा देखना होगा। लेकिन फर्स्ट जो हमारी नज़रें पड़ती हैं वो इंडेक्स पे पड़ती हैं। इंडेक्स एक इकोनॉमिक इंडिकेटर भी समझा जाता है। जब किसी इकोनॉमी में अच्छी न्यूज़ हो, सो मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स के जो फैक्टर हम पढ़ते थे क्लास में, इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन, एक्सचेंज रेट वगैरह, अब इनका असर इंडेक्स पे नहीं होता। इन फैक्टर्स का असर एक्चुअली रियल में कंपनी की शेयर प्राइसेस पे होता है, या कोई भी इवेंट हो जिससे शेयर की प्राइसेस इफ़ेक्ट हो सकती हैं। हम काफ़ी डिटेल में चीज़ें डिस्कस करते रहते हैं क्लास में। वो फैक्टर्स जो शेयर प्राइसेस को अफेक्ट करेंगे, अब चूँकि शेयर प्राइसेस से इंडेक्स बनता है तो इसलिए इनडायरेक्टली इन मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल से इंडेक्स के ऊपर इम्पैक्ट आता है। सो अगेन मैं रिपीट कर लूँ, मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स का इम्पैक्ट आएगा शेयर प्राइसेस के ऊपर या और फैक्टर्स मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल से हट कर भी जिससे शेयर प्राइसेस इफेक्ट हो सकते हैं, तो उनका इफ़ेक्ट आएगा प्राइसेस के ऊपर। और शेयर प्राइसेस में जब चेंज आएगा तो इसका इफ़ेक्ट आएगा इंडेक्स के ऊपर। सो इंडेक्स हमें मार्केट मूवमेंट बताता है। लास्ट में अगर आप देखें तो यहाँ लिखा हुआ है एज अ सब्सटीट्यूट फॉर द मार्केट पोर्टफोलियो ऑफ रिस्की एसेट्स व्हेन कैलकुलेटिंग द सिस्टमैटिक रिस्क ऑफ एन एसेट। अच्छा, ये जब मैंने आपको बताया था कि हम मार्केट रिस्क जब कैलकुलेट करते हैं, यानी बीटा कि जब हम कैलकुलेशंस करते थे, तो मैं आपको बताता था कि हम बीटा में करते क्या हैं। हम एक तरफ सिक्योरिटी प्राइसेस में वेरिएशन चेक करते हैं, इन रिलेशन टू मार्केट चेक करते हैं,
अगर आपको याद हो मैंने बताया था कि अगर कंपनी में वेरिएशंस इन रिलेशन टू मार्केट ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि ये इंडिविजुअल कंपनी ज़्यादा इफ़ेक्ट हुई हैं उन फैक्टर से जिनका असर होता है शेयर प्राइसेस के ऊपर। अब चूंकि इंडेक्स जो है ये बेंचमार्क है, मार्केट परफॉर्मेंस का हाल आपको बताता है, इसलिए हम इस कंपनी का जो शेयर प्राइस मूवमेंट है वो चेक करते हैं इन रिलेशन टू मार्केट। मार्केट से मेरा मतलब इंडेक्स। सो इंडेक्स इसलिए भी यूज़ होता है कि आप मार्केट रिस्क किसी एक इंडिविजुअल कंपनी का कैलकुलेट करें। अच्छा, डिफरेंशिएटिंग फैक्टर्स इन कंस्ट्रक्टिंग मार्केट इंडेक्सेस। मैंने आपको बताया था कि एक हमारे पास कंपोजिट इंडेक्स है जो ओवरऑल पाकिस्तान में जितनी भी कंपनी ट्रेड कर रही हैं उनको प्रेजेंट करता है। दूसरा मैंने आपको बताया था कि हर मार्केट में फिर कुछ छोटे सैंपल, कुछ छोटे इंडेक्स हम बनाते हैं। जिस तरह हमारे पाकिस्तान में पॉपुलर जो इंडेक्स है KC 100 इंडेक्स है जिसमें 100 कंपनीज़ हैं। ये कैसे 100 बनते हैं ये भी मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ। इस तरह KMI कराची मीज़ान इंडेक्स है। अब ये फिर कंपोजिट इंडेक्स के अलावा छोटे छोटे हम इंडेक्स बनाते हैं। तो ये जब हम ये छोटे इंडेक्स बनाते हैं, एक सैंपल जब बनाते हैं तो इसके फीचर्स क्या होने चाहिए। सैंपल बनाते वक्त हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि वो ओवरऑल पॉपुलेशन को प्रेजेंट करें। अगर हम ऐसे कंपनी को सेलेक्ट करते हैं जो मार्केट की रिप्रेजेंटेशन नहीं करते, यानी हम ऐसे सपोज़ अनपॉपुलर कंपनी को सेलेक्ट करते हैं जिनकी मूवमेंट जो है शेयर प्राइसेस के डाउन है, उससे हटकर बाकी जो कंपनीज़ हैं उनकी शेयर की प्राइसेस की अगरचे मूवमेंट ऊपर की तरफ जा रही है, लेकिन चूंकि हमने एक गलत सैंपल सेलेक्ट किया है तो ये हमें एक गलत पिक्चर देगा मार्केट के बारे में। सो इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट कि आप सैंपल जब सेलेक्ट करते हैं तो वो सैंपल जो है वो पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेटिव हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपकी क्लास की बात कर लूँ, अगर आपकी क्लास में मैं ये देखना चाहता हूँ कि इस क्लास में एवरेज एज कितनी है स्टूडेंट्स की। अब एवरेज इस क्लासरूम में एवरेज एज कितनी है, उसमें स्टूडेंट्स भी शामिल हैं। चलो मैं अपने आप को भी शामिल कर देता हूँ क्योंकि मेरी एज आप लोगों से काफ़ी ज़्यादा है। सो अब अगर मैं आपकी क्लास का एवरेज एज फाइंड करना चाहता हूँ, लेकिन मैं ऐसा सैंपल बना लेता हूँ कि जो आपकी क्लास में मोस्ट सीनियर स्टूडेंट्स हैं, जो अक्सर स्टूडेंट्स की क्लास में जो स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं इनकी एज अगर ज़्यादा है, मैं अपने आप इसको शामिल कर देता हूँ। अब अगर मैं एवरेज एज फाइंड करूँगा और ऐसा सैंपल मैंने लिया हुआ है जिसमें अक्सर स्टूडेंट्स की एज ज़्यादा है, तो ये मुझे एक गलत एवरेज एज आपके क्लास के बारे में बताएगा। सो अगेन सैंपल एक ऐसा रिप्रेजेंटेटिव, ऐसा पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए जो पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करे, अदरवाइज़ ये मीनिंगलेस होगा। अच्छा, स्मॉल परसेंटेज ऑफ टोटल पॉपुलेशन प्रोवाइड वैलिड इंडिकेशन ऑफ द बिहेवियर ऑफ द टोटल मार्केट, लेकिन इफ़ सैंपल इज़ प्रॉपर्ली सेलेक्टेड, अगर आप सैंपल प्रॉपर्ली सेलेक्ट करते हो तो बेशक बहुत बड़ा पॉपुलेशन क्यों ना हो तो वो आपको सही बिहेवियर बताएगा। लेकिन अगर आप एक बहुत बड़ा सैंपल भी ले ले और वो बायस हो, यानी वो पॉपुलेशन के अक्सर हिस्से को प्रेजेंट ना करता हो, सो देन हमारे पास एक अच्छा एवरेज पिक्चर नहीं आएगा। ये मैंने आपको बताया था कि हमारे पास 3 डिफरेंट काइंड ऑफ इंडेक्स कैलकुलेशन है, कैसे हम इंडेक्स कंस्ट्रक्ट करते हैं। इसमें से एक प्राइस वेटेड इंडेक्स मैंने आपको बताया था, एक वैल्यू वेटेड इंडेक्स या हम इसको मार्केट वैल्यू वेटेड इंडेक्स भी कहते थे क्लास में, एंड थर्ड वन जो है वो अनवेटेड इंडेक्स या इक्वल वेटेड इंडेक्स। इन तीनों की हम कैलकुलेशंस कर चुके हैं, मैं इसको इनकी रिवीजन करता हूँ। सबसे पहले मैं स्टार्ट लेता हूँ। अच्छा, ये कुछ एग्जांपल्स हैं कि प्राइस वेटेड इंडेक्स दुनिया में इसके ऊपर कौन सी इंडेक्स की कैलकुलेशंस होती हैं। अगर आपको याद हो मैंने आपको बताया था डो जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज अमेरिका में भी यूज़ होता है, ये जो DJIA लिखा हुआ है। इसी तरह निकी जो जापान का है, डो जोन्स एवरेज, ये भी एक इंडेक्स एग्जांपल है प्राइस वेटेड इंडेक्स की। वैल्यू वेटेड इंडेक्स में हमारे पाकिस्तान का भी इंडेक्स कैलकुलेशन यही मेथड यूज़ करता है। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज कंपोजिट इंडेक्स जो है वो तकरीबन दुनिया में जो इंडेक्स की कैलकुलेशंस होती है वो यही वैल्यू वेटेड इंडेक्स मेथड यूज़ करता है।
थर्ड जो है वो हमारे पास अनवेटेड प्राइस इंडेक्स है। मैंने आपको क्लास में भी बताया था कि ये बड़ा आइडियल किस्म का है, बड़े अजम्पशन पे ऊपर बेस है। बहरहाल इसकी मेथड कैलकुलेशंस का मैं आपको पढ़ा चुका हूँ और आज हम इसके रिवीजन करते हैं। अच्छा, प्राइस वेटेड इंडेक्स मेथड में जो है हम तरीका क्या है, फार्मूला आपके सामने लिखा हुआ है। इसमें हम एवरेज लेते हैं करंट शेयर प्राइसेस का। शेयर प्राइसेस के जो गिवन प्राइसेस होते हैं हम उनका एक तो हम उसमें बेस पीरियड बनाते हैं और हर करंट डे की शेयर प्राइसेस का जो एवरेज होता है उसको हम बेस पीरियड के एवरेज शेयर प्राइसेस के ऊपर डिवाइड करते हैं। फिर मल्टीप्लायर आप देखिए, मैंने आपको बताया था क्लास में भी कि बाज़ जगह पे 10 है, बाज़ जगह पे 100 है। हमारे कंट्री में 1000 है तो इसलिए मैंने 1000 मल्टीप्लायर यूज़ किया हुआ है। तो मैं अगेन रिपीट करता हूँ, इंडेक्स कैलकुलेशन में हम एक बेस पीरियड लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैंने बेस पीरियड ले लिया, सपोज़ करता हूँ कि आज हमारे फॉर एग्ज़ाम्पल 1 जनवरी 2020। अब 1 जनवरी 2020 को जो शेयर प्राइसेस का एवरेज होंगे वो मेरा बेस पीरियड है। अगले दिन या उसके अगले दिन जो भी वर्किंग डेज़ हैं, वर्किंग बिजनेस डेज़ हैं, हम उनके उस दिन के एवरेज प्राइसेस लेंगे और उसको डिवाइड करेंगे बेस पीरियड पे एंड देन मल्टीप्लाई बाय 1000। यहाँ पे मैं आपको क्लियर भी कर चुका हूँ कि PIT से हमारा मतलब क्या है, द एंड वैल्यू शेयर प्राइसेस ऑन डे T डिवाइड बाय द एंड वैल्यू शेयर प्राइस ऑन डे बेस, यानी ये बेस पीरियड के एवरेज प्राइसेस पे हम डिवाइड करेंगे। एन से मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है। नोट मैं आपको लिखवा चुका हूँ, इन पाकिस्तान 1000 मल्टीप्लायर इज़ यूज्ड टू कंप्यूट इंडेक्स, वाई इन सम कंट्री इट इज़ 100। अच्छा, ये एक एग्ज़ाम्पल चूँकि हम ये कर चुके हैं तो मैंने एक एग्ज़ाम्पल लिया हुआ है। इसमें मैंने 14 अप्रैल को, अच्छा पहले तो मैं आपको समझा दूँ कि ये एग्ज़ाम्पल जो है मैंने ये एज्यूम किया हुआ है कि मैं सिर्फ 3 कंपनी के शेयर प्राइसेस का डेटा उठा के उसके ऊपर इंडेक्स कैलकुलेट करना चाहता हूँ। तो 14 अप्रैल को मैंने 3 कंपनियों का ABC का डेटा उठाया हुआ है और 14 अप्रैल जो है दिस इज़ अ बेस पीरियड। इनका अगर आप देखें तो सम करके डिवाइड बाय n अर्थमेटिक में से मैंने एवरेज फाइंड किया हुआ है और 14 अप्रैल डिवाइडेड बाय बेस पीरियड, यानी 14 अप्रैल के एवरेज प्राइसेस डिवाइड बाय 14 अप्रैल ही के एवरेज प्राइसेस, बिकॉज ये इस केस में ये करंट प्राइस भी है, करंट एवरेज भी है और ये बेस पीरियड भी है। सो 63 करंट यानी डिवाइड बाय एवरेज एवरेज ऑफ द बेस पीरियड जो कि 63 है, मल्टीप्लाई बाय 1000, इसलिए ये मेरे पास इंडेक्स 1000 आ रहा है। अब 15 के हमारे पास जो एवरेज आ रहा है वो 66 है। इसको डिवाइड किया हुआ है मैंने बेस पीरियड पे एंड मल्टीप्लाई बाय 1000। सिमिलरली 16 के भी 69 डिवाइड बाय 63 मल्टीप्लाई बाय 1000, ये हम क्लास में कर चुके हैं। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं परसेंटेज चेंज फाइंड करने में तो वो तरीका भी मैं आपको बता चुका हूँ। हमने HPY में भी देखा था कि करंट वैल्यू डिवाइड बाय प्रीवियस वैल्यू -1। 15 अप्रैल को हम अगर देखें करंट इंडेक्स कितना है 1042.11 डिवाइड बाय 1000 -1 मल्टीप्लाई बाय 100, 42%। सिमिलरली 45% चेंज है 16 अप्रैल को। अच्छा, ये मैंने आपको बताया था कि प्राइस वेटेड इंडेक्स में कुछ प्रॉब्लम है, इसके ऊपर क्रिटिसिज्म है। वो क्रिटिसिज्म ये है कि जो हाई प्राइस वाली कंपनियां होती हैं वो पूरे मार्केट के इंडेक्स को हाईजैक कर लेती हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर हाई प्राइसेस वाली फर्म में शेयर के प्राइसेस में थोड़ा सा चेंज आता है एज़ कम्पेयर टू उन कंपनियों में जहाँ पे शेयर के प्राइसेस कम हैं, बेशक वहाँ पे चेंज ज़्यादा है, लेकिन चूँकि हाई प्राइस वाले फर्म्स इस इंडेक्स को ड्राइव करता है तो उसमें थोड़ा सा भी चेंज आता है तो वो अपनी तरफ इंडेक्स को बहुत ज़्यादा खींच लेता है। इस वजह से अगर बड़ी कंपनी में प्राइस में चेंज आएगा, वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, तो वो इंडेक्स में भी बहुत बड़ा चेंज लेकर आएगा। इसको समझने के लिए हम एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं। केस 1 को देखें, इसमें मैं 10% इंक्रीज़ लेकर आऊँगा उस स्टॉक प्राइस में जिसकी शेयर प्राइसेस हाई है। इस एग्ज़ाम्पल में अगर आप देखें हमारे पास 3 कंपनीज़ हैं ABC। कंपनी A की जो प्राइसेस है वो शेयर प्राइस 100 है, B की 50 है और 30, C की 30 है। इन तीनों में से जो सबसे हाई प्राइस वाली फर्म है वो A है, जो सबसे लो प्राइस वाली है वो 30 है।
सो केस ए में हम क्या करेंगे, 10% इंक्रीज लेकर आएंगे ओनली इन फर्म ए, स्टॉक ए, यानी जो हाई प्राइस वाली कंपनी है। सो दिस इज़ केस ए। तो हमने इसमें 10% इंक्रीज लेकर आ गए अगले दिन, नो द प्राइस इज़ 110, बाकी को हमने एज इट इज़ रहने दिया। अब जब हमने इस दिन का एवरेज फाइंड किया इंडेक्स का, शेयर प्राइसेस का, तो वो 63 आ रहा है। और इंडेक्स फाइंड करने का तरीका मैंने बता दिया कि करंट वैल्यू डिवाइड बाय दी बेस पीरियड, ये चुनेंगे बेस पीरियड था, इसके साथ हम कंपेयर कर रहे हैं। तो ऐसे करने के बाद जब हमने चेक किया इंडेक्स को, चूँकि अब आप इंडेक्स कैलकुलेशन आपको आ चुका है, आप प्रैक्टिस कर लें और आप परसेंटेज चेंज देखें तो आपको नज़र आ रहा है कि 5.5% चेंज आ चुका है। वाई? बिकॉज इन केस ए देयर इज़ 10% इंक्रीज इन अ फर्म ए, जिसकी वजह से हमारे पास 5.5% इंडेक्स में चेंज आया। अच्छा, अब केस बी को देखिए। अब इस दफ़ा हम 10% इंक्रीज लेकर आ रहे हैं लेकिन छोटे फॉर्म में। तो हमारे पास इन तीन केसेस में ये चूँकि बेस पीरियड है, हम इसके साथ कंपेयर करें तो सी जो है वो सबसे छोटी कंपनी है, बाकी को हम एज इट इज़ रहने देते हैं। 100 को 100 रहने दिया, बी को भी 50 रहने दिया। अब देखिए मैंने 30 का 10% यानी 3 प्लस 30 33, तो 33 जो है वो हमारे पास प्राइस आ रहा है 10% इंक्रीज इन स्टॉक सी। अब आप इंडेक्स जब कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास जो इंडेक्स में चेंज नज़र आ रहा है वो है 1.7%। अगरचे दोनों केसेस में हमने एक ही काम किया हुआ है, हमने 10% इंक्रीज लेकर आए हुए हैं स्टॉक प्राइस में, लेकिन एक में छोटी कंपनी है और सेकंड केस बी में, सॉरी केस ए में बड़ी कंपनी है और केस बी में छोटी कंपनी है। तो बड़ी कंपनी में जब चेंज आया शेयर के प्राइसेस में तो इंडेक्स 5.5% इंक्रीज़ हुआ, जबकि सेम परसेंटेज का चेंज जब छोटी कंपनी में आया तो इंडेक्स में ओनली 1.7% चेंज आया। सो ये इनका एक क्रिटिसिज्म है इसके ऊपर कि चूँकि ये बड़ी प्राइस वाली कंपनी है इसको ड्राइव करती है, तो अगर उसमें थोड़ा सा चेंज आता है तो शेयर प्राइसेस में बड़ा चेंज आ जाता है, सॉरी इंडेक्स में बड़ा चेंज आ जाता है। इन बोथ केसेस change in stock price is same, but high stock price firm change index more than the low stock price. अच्छा, ये जो डो जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज है ये चूँकि प्राइस वेटेड इंडेक्स मेथड को यूज़ करता है, ये इसके लिए सबसे पॉपुलर और सबसे पुराना इंडेक्स है जो प्राइस वेटेड इंडेक्स को यूज़ करता है। ये मैं आपको क्लास में बता चुका था कि इसमें 30 लार्ज वेल नोन इंडस्ट्रियल स्टॉक्स हैं जो अपने अपनी इंडस्ट्री में लीड करते हैं। तो वही टोटल द करंट प्राइसेस ऑफ 30 स्टॉक्स एंड डिवाइड बाय अ डिवाइजर एडजस्टेड फॉर स्टॉक स्प्लिट। अच्छा, एक और जो क्रिटिसिज्म है वो इसमें यह है कि मैंने आपको बताया था कि प्राइस वेटेड इंडेक्स मेथड में जब हम स्टॉक को स्प्लिट करते हैं, स्टॉक स्प्लिट में क्या होता है कि हम एक शेयर की प्राइसेस को, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक शेयर की प्राइस 100 है और हमें लग रहा है कि उसमें शायद ट्रेडिंग कम हो रही है क्योंकि ये प्राइस बहुत हाई है, और हम इसको स्प्लिट बाय 2 करते हैं, तो शेयर की प्राइसेस 100 डिवाइड बाय जब हम 2 करेंगे तो अब ये शेयर जो है वो मार्केट में 50 का हो जाएगा। लेकिन इससे आउटस्टैंडिंग शेयर होल्डर्स को कोई लॉस नहीं हो रहा है रियल में, क्योंकि हम उसको अब एक के बजाय 2 शेयर्स देंगे। तो स्टॉक स्प्लिट से 2 काम होते हैं। कंपनी के आउटस्टैंडिंग शेयर्स अगर हम बाय स्टॉक स्प्लिट बाय 2 करते हैं तो उनके आउटस्टैंडिंग शेयर्स विल इंक्रीज बाय 2, यानी एक शेयर्स के बदले में 2 हो जाएंगे। अगर किसी कंपनी ने 10,000 शेयर्स इशू किए हैं तो उनके आउटस्टैंडिंग शेयर्स 20,000 हो जाएंगे। ऑन द अदर हैंड ये शेयर के प्राइसेस को हाफ कर देगा। सो मैं कंक्लूड करता हूँ, स्टॉक स्प्लिट से आउटस्टैंडिंग शेयर अगर हम स्प्लिट 1/2 करते हैं तो आउटस्टैंडिंग शेयर्स डबल हो जाएंगे और शेयर की प्राइस हाफ हो जाएगी। तो जो इन्वेस्टर है जिसके पास पहले एक शेयर 100 रुपये का था, अब उसके पास 2 शेयर्स 50-50 रुपये के मौजूद हैं, तो रियल में उसको कोई नुकसान नहीं होता। लेकिन इससे प्रॉब्लम क्या होगा कि स्टॉक मार्केट में जब हम किसी बड़ी कंपनी, चूँकि अब प्राइस वेटेड इंडेक्स मेथड में बड़ी कंपनी शेयर प्राइसेस जो है वो ड्राइव करती है तो पूरे इंडेक्स को, और अगर बड़ी कंपनी में एकदम से 100 से 50 का प्राइस आ जाए, यानी ये अगरचे रियल में जो है वो शेयर होल्डर वेल्थ लूज़ नहीं कर चुका है,
लेकिन अब उसकी शेयर की प्राइस मार्केट में 50 है। अब आल्तो मार्केट में शेयर प्राइसेस रियल में नहीं गिरा हुआ है, लेकिन स्प्लिट करने से चूँकि वो 100 की बजाय 50 का मिल रहा है, तो अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सडनली इंडेक्स में कितना ज़्यादा जो है वो डाउन आ जाएगा। सो स्टॉक स्प्लिट भी एक मसला है शेयर प्राइसेस इंडेक्स मेथड की में, तो इसको एडजस्ट करना पड़ता है। मैंने आपको ये एडजस्ट का मेथड आपके सामने है, लेकिन चूँकि क्लास में मैंने आपको बताया था कि हम इसको इग्नोर करते हैं, क्योंकि हमारा फोकस सेकंड इंडेक्स के ऊपर ज़्यादा था। तो मैंने आपको बेशक बुक वगैरह मटेरियल में मैं आपको बता चुका हूँ। कोई इंटरेस्टेड है, देखना चाहते हैं, वहाँ से देख लें। कोई समझना चाहते हैं, सो नो डाउट ही वो शी कैन आस्क मी। अच्छा, आपकी क्लास में तो शी है नहीं, सारे ही हैं। ये क्रिटिसिज्म है, ये डो जोन्स, यानी ये इन अदर वर्ड प्राइस वेटेड इंडेक्स की जो क्रिटिसिज्म है वो अगर आप यहाँ पे चेक कर लें तो वही क्रिटिसिज्म डो जोन्स इंडेक्स एवरेज के ऊपर भी है। एक तो ये कि 30 नॉन रैंडमली सेलेक्टेड ब्लू चिप स्टॉक्स हैं, जो कि 30 जो फॉर्म्स है वो पूरे इंडेक्स को प्रेजेंट नहीं करती। सो सैम्पल साइज चूँकि यहाँ पे क्रिटिसिज्म है कि ये छोटा है। इट डज़ नॉट रिप्रेजेंट अ वास्ट मेजॉरिटी ऑफ स्टॉक्स, ज़ाहिर है ये सिर्फ 30 कंपनीज का बिहेवियर बताता है। और जो इसका डिवाइज़र है स्प्लिट करने की वजह से वो बार बार एडजस्ट करना पड़ेगा। अगर आप एडजस्ट नहीं करते हैं तो ये बड़ी कंपनी में अगर शेयर के प्राइसेस में आप स्प्लिट अप करते हो तो बहुत ज़्यादा इंडेक्स नीचे की तरफ आ जाएगा। सेकंड मेथड वैल्यू वेटेड इंडेक्स मेथड, जिसके ऊपर हमारा फोकस ज़्यादा था क्लास में। ये पाकिस्तान में भी यही मेथड यूज़ होता है, वैल्यू वेटेड इंडेक्स की कैलकुलेशन में। अच्छा, इसमें हम क्या करते हैं, जिस तरह पिछला जो था उसका फोकस होता है शेयर प्राइसेस के ऊपर, इसमें जो फोकस होता है वो है मार्केट वैल्यू पे। सो सबसे पहला स्टेप क्या है कि हम किसी कंपनी की मार्केट वैल्यू फाइंड करें, या इसको हम मार्केट कैपिटलाइजेशन भी कहते हैं। तो तरीक़ाकार क्या है कि उसी तरीके से हम एक बेस पीरियड लेंगे जिसके साथ हम कंपेयर करते हैं, और पिछले केस में हमने कंपनियों का करंट शेयर प्राइसेस का एवरेज लिया था। अब इस तरह नहीं करेंगे, अब हम उस दिन का कंपनी का मार्केट वैल्यू फाइंड करेंगे या मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो वो कैसे फाइंड होगा, कंपनी की शेयर प्राइस मल्टीप्लाई बाय उसके आउटस्टैंडिंग शेयर्स उस दिन के, फिर सेकंड कंपनी के करंट शेयर प्राइस और उस दिन के आउटस्टैंडिंग शेयर्स। सो हम सबसे पहले इसमें मार्केट वैल्यू फाइंड करेंगे। यहाँ पे आगे हमारे पास फार्मूला भी आ रहा है, वो भी हम अभी डिस्कस करते हैं। इसमें ये कुछ पॉइंट्स की तरफ मैं बाद में आता हूँ, पहले फार्मूले को देख लेते हैं। ये फार्मूला है, अब आप देखें, ये प्राइस मल्टीप्लाई बाय पी मीन्स प्राइस ऑफ द स्टॉक ऑन डे, क्यू से मतलब जो है वो आउटस्टैंडिंग शेयर्स है। तो हम आउटस्टैंडिंग शेयर्स एक दिन के फाइंड करेंगे, देन उसको प्लस करेंगे एंड डिवाइड बाय summation of that outstanding summation of market capitalization of the base period, summation of the, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, summation of the market capitalization of the given day divided by the summation of the market capitalization of the base period multiply by beginning index value, जो कि हमारे मुल्क में 1000 है। ये यहाँ से B से मतलब बेस पीरियड है, बेस डे, ठीक है। सो ये भी हम कर चुके हैं, ये इसके ऊपर हम कैलकुलेशंस भी कर चुके थे। इसमें जो एक आपको मज़े की बात नज़र आएगी जो पिछले में नहीं था, वो जो है ये वाली चीज़ है, स्टॉक स्प्लिट। अब प्राइस मेथड में प्रॉब्लम ये था कि जब आप स्टॉक स्प्लिट करते थे तो उससे अगरचे रियल में कोई लॉस नहीं होता था, लेकिन इंडेक्स बहुत ज़्यादा गिर जाता था। मार्केट वैल्यू वेटेड इंडेक्स जब आप यूज़ करते हैं तो इसमें शेयर की प्राइसेस अगर आपने 100 के बजाय 50 कर ली, लेकिन ऑन द अदर हैंड उसके आउटस्टैंडिंग शेयर्स भी डबल हो जाते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है, अगर मेरे पास 100 आउटस्टैंडिंग शेयर्स हैं कंपनी के और उनकी प्राइसेस है 100 आज करंट प्राइस, सो 100 मल्टीप्लाई बाय 100 10,000, और
ये स्प्लिट करने से पहले की बात है। अगर हम स्प्लिट करते हैं, मैं शेयर प्राइसेस को स्प्लिट करके स्प्लिट बाय 2 करता हूँ, अब मेरे पास एक शेयर की प्राइस 100 के बजाय क्या होगी, 50 होगी। लेकिन ऑन द अदर हैंड मेरे आउटस्टैंडिंग शेयर्स डबल हो जाएंगे, 100 के बजाय अब 200 हो जाएंगे। सो अगेन मेरे पास मार्केट कैपिटलाइजेशन 10,000 ही आ रहा है। तो ऑटोमेटिकली इसमें स्टॉक स्प्लिट जो है वो एडजस्ट हो जाता है। अच्छा, एक क्रिटिसिज्म इसमें यह है कि जिस तरह प्राइस वेटेड इंडेक्स मेथड में हाई प्राइस वाली कंपनी ड्राइविंग सीट पे होती है, इस तरह इसमें भी जो मार्केट कैपिटलाइजेशन जिसका हाई होता है वो ड्राइविंग सीट पे होता है। सो इसका फिर जो सलूशन है वो हमारे पास है अनवेटेड या इक्वल वेटेड इंडेक्स मेथड। जैसे मैंने आपको बताया था क्लास में भी कि ये बड़ा एजम्पशन के ऊपर बेस करता है और एजम्पशन भी जो है वो ज़्यादा रियलिस्टिक नहीं है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल पहला इसमें एक एजम्पशन है कि आप हर एक स्टॉक्स में इक्वल वेट असाइन करें रिगार्डलेस ऑफ प्राइस और मार्केट वैल्यू। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके पास 10,000 रुपीज़ है, आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, आपने 4 कंपनियों को सेलेक्ट किया है, तो आपने 4 कंपनियों में एक बराबर इन्वेस्टमेंट करनी है, 2,500, 2,500, 2,500 एंड 2,500। सो रियल लाइफ में ऐसे इंडेक्स के कैलकुलेशन ज़्यादा एग्जांपल्स हमें ना होने के बराबर मिलते हैं। हाँ, ये है कि अगर आप इंडिविजुअली अपने लिए एक इंडेक्स बनाना चाहते हो, आप जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आप इंडेक्स बनाते हो, उसका परफॉर्मेंस चेक करते हो, शेयर प्राइसेस का एवरेज, उसमें आप कर सकते हैं। ये भी जो है मेथड इसका वही मार्केट वैल्यू वेटेड इंडेक्स की तरह है। ये चूँकि मैं कैलकुलेशन इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि ये हम कैलकुलेशंस ऑलरेडी कर चुके हैं। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द 3rd वीक रिवीजन। होपफुली यू पीपल विल गोट दिस। अगर आपको कोई कई जगह पे क्वेश्चन है सो प्लीज़ आस्क मी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।